साथियों को नमस्कार। जैसे कि कल नमस्कार सर। एक हमारे बीच डिस्कशन हुआ था और हमने टॉपिक्स लिए थे। तो उसमें जो मैंने टॉपिक चूज किया था वो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। तो थोड़ी कोशिश की है नोट्स बनाने की और आज कुछ बताने की आप लोगों को। तो उम्मीद है कि जहां जहां जरूरत होगी आप एडिशन करते जाएंगे या कोई सजेशन आप देते जाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर उस पे कीजिए, शो माई स्क्रीन एनीवे पे क्लिक करो। ठीक है सर। अब लग रहा है हो गई। ये क्या हुआ सर? अब आप जो शो करना चाह रहे हैं ना, उस पीडीएफ को खोल लीजिए। सर ये मेरे यहाँ तो कुछ और ही दिखा रहा है पूरा। नहीं, एक मिनट। पीडीएफ को ओपन करो सर, वो शो हो जाएगा फिर हमें। एक मिनट सर। स्क्रीन शेयर हो रही है सर अब? जी सर, हो रही है, हो रही है। हाँ तो सब फर्स्ट ऑफ जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था वो था स्कूल लीडरशिप। तो उसमें सबसे पहले हम स्कूल लीडरशिप में जो करेंगे, सबसे पहले लीडरशिप। An effective school leader performs multiple dynamic roles that ensure continuous improvement in teaching, learning, institutional culture, and student outcome. Modern education leadership under NEP 2020 expects principals to act not just as administrative administrators but as learning leaders. तो इसी के साथ देखो, सबसे पहले हमने जो लीडरशिप का जो टॉपिक चूज किया है उसमें सबसे पहले हम लीडरशिप के जो रोल हैं। लीडर क्या है? लीडर वो आदमी है जो विजन बिल्ड करता है,
और फॉलोअर उसको फॉलो करते हैं, अपनी टीम को लेके वो आगे चलता है। इसमें जो सबसे पहला हमारे पास है लीडर एज ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। तो जो इसमें लीडर एज ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, अब इसमें सबसे पहले चीज है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर लीडर को क्यों कहा गया है। वो इसलिए कहा गया है क्योंकि लीडर कंटिन्यूअसली इवेल्युएट लीडरशिप प्रैक्टिसेस, जो उसकी लीडरशिप की डिसीजंस हैं, एक्शंस हैं, आउटकम्स हैं, वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं उनको। अपना जो डिसीजन है, प्रैक्टिस है, एक्शन है, उसका रिफ्लेक्ट चेक करता है, उसका जो आउटकम है वो चेक करता है और उसके द्वारा इंप्रूव करता है टीचिंग लर्निंग स्कूल फंक्शनिंग में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीडर एज ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। इसके की पॉइंट्स क्या हैं? फर्स्ट, यूज सेल्फ इवेल्युएटिंग टूल्स एंड फीडबैक मैकेनिज्म। सेल्फ इवेल्युएशन, कोई भी काम करते हैं उसमें पहले कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक है, उसको प्रैक्टिस में लेके आते हैं, प्रैक्टिस में जब लेके आते हैं एक्शन करते हैं और उसका कोई आउटकम आता है तो उसका हम फीडबैक मैकेनिज्म, जैसे हमने कोई भी प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया है तो उसका फीडबैक जो मैकेनिज्म है वो एक सेल्फ इवेल्युएशन का तरीका है। सर मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी सर। हाँ। सेकंड है कंडक्ट्स एक्शन रिसर्च टू सॉल्व क्लासरूम प्रॉब्लम। जो क्लासरूम प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए एक एक्शन रिसर्च कंडक्ट करते हैं। कोई प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई, उसके पीछे क्या कारण थे, उस भविष्य में ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। एनकरेज टीचर्स टू एनालाइज स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स एंड मॉडिफाई पेडागोजी। एज यू कैन सी इन आवर क्लासरूम्स, साल के शुरू से ही हम कोशिश करते हैं कि हमारी क्लास में जो हमने पढ़ाया बच्चे 100% उसको ग्रैप्स करें, लेकिन क्लासरूम का सेटअप ऐसा होता है जिसमें कि बहुत कम ऐसा हो पाता है कि हर बच्चा हमारी बात को समझ पाए। कुछ बच्चों का पेस समझने का कम होता है, कुछ का ज्यादा होता है, कुछ का मीडियम होता है। तो यही सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ देखनी है। तो that's why encourage teachers to analyze student. First of all, teacher will analyze student learning outcomes and accordingly modify their pedagogy. Uses school data. What does school data means? Basically, this is a data of examination and any other activity, surveys, जो survey conduct हुआ है, and assessment reports for the improvement. तो उसमें जो भी असेस हमने किया है, असेसमेंट रिपोर्ट का मतलब जो हमने असेसमेंट किया है, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसका जो रिजल्ट आया उसमें हाउ टू इम्प्रूव, प्रमोट्स कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कल्चर इन द इंस्टीट्यूशन। प्रमोट्स कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कल्चर। इम्प्रूवमेंट कल्चर का मतलब क्या है? यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कल्चर का मतलब है बेसिकली वी आर हेयर टू इम्प्रूव। वो बोलते हैं ना कि देयर इज ए लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। आपने कितना ही अच्छा किया लेकिन इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा ही रहता है। यूज फीडबैक फॉर पीयर्स, स्टूडेंट्स एंड कम्युनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। तो बेसिकली हम अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये हमें कौन बताएगा? या तो हमारे कलीग्स बताएंगे, हम बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, या हमारे स्टूडेंट्स बताएंगे। स्टूडेंट्स भी एक बहुत अच्छा और कम्युनिटी बहुत अच्छा सोर्स है जो हमें फीडबैक देता है। बेसिकली वहां से हमें फीडबैक मिल सकता है और उनके बेसिस पे हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आफ्टर एनालाइजिंग एग्जाम रिजल्ट्स द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइज मीटिंग remedial classes for weak students and review teaching strategy with teachers। अब इसमें क्या है, हम कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए हम क्लास में बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं, दीज आर द स्लो लर्नर्स, हम बिगिनिंग में कर लेते हैं और उनके लिए हम रेमेडियल क्लासेस चलाते हैं। जब रेमेडियल क्लासेस चलाते हैं तो हम
देखते हैं कि जो हमने रेमेडियल क्लास कराई उसका क्या असर हुआ और हमारी स्ट्रेटेजी को हमें कहाँ चेंज करने की जरूरत है। तो बेसिकली रिफ्लेक्टिव जो लीडर होता है वो क्या करता है, सबसे पहले प्रोग्राम ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं और फिर जो आउटकम आता है उस आउटकम में हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। और एनईपी क्या बोलती है इसके बारे में, एम्फेसाइज कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, लीडर्स शुड एनकरेज इनोवेटिव एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस इन टीचिंग। अब हर बार क्या होता है हमारे साथ कि हमारे जब भी कोई भी सीपीडी की वर्कशॉप होती है, उस वर्कशॉप में आरओ लेवल पे, स्कूल लेवल पे, जिट लेवल पे या किसी और लेवल पे जब हम कोई ना कोई कोर्स करके आते हैं तो नेचुरली हम कुछ ना कुछ सीख के आते हैं। और जब वो हम सीख के आते हैं और उसको जब इम्प्लीमेंट करते हैं आके अपने स्कूल में और उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं क्या हुआ, उसकी फीडबैक लेते हैं, तो दैट एनईपी सेज, तो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट इसलिए बहुत जरूरी है ताकि हम नई चीजें सीखें और नई चीजें क्लास में, रूम में इंप्लीमेंट करें और उसका इफेक्ट देखें। अब हमारा एनसीएफ क्या बोलता है इस बारे में, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस सपोर्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड जैसे हमें पता है कि आजकल सारा फोकस किस चीज पे है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। और जो हमारी एजुकेशन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन। हाँ जी, ये ठीक है, आगे चल सकते हैं। हाँ जी सर। इसमें कोई सजेशन या कुछ डिस्कशन की जरूरत है तो आप बता सकते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा टीचर एज ए टीम बिल्डर, सॉरी लीडर एज ए टीम बिल्डर। तो इसमें क्या है, देखो टीम बिल्डर जब भी हमारा हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन या टीचर अपनी क्लासरूम में एक लीडर का रोल प्ले करता है, जब भी वो टीम बिल्ड करता है, टीम कैसे, जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं वो भी एक आपकी टीम की तरह काम कर सकते हैं। जैसे देखो इसमें क्रिएट्स प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी, क्रिएट प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी मींस इंक्लूडिंग टीचर्स, प्रिंसिपल और कम्युनिटी और स्टूडेंट्स। इसमें सब वो लोग आ सकते हैं जो सजेशन दे सकते हैं। तो टीम बिल्डर का मतलब क्या है, लीडर एज ए टीम बिल्डर builds collaborative team to achieve institutional goals. We have to build a collaborative team. Collaborative team का मतलब क्या है, वो टीम जो हमें collectively सपोर्ट करे। कौन कौन सपोर्ट करता है, टीचर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स और कम्युनिटी। सेकंड है encourages interdisciplinary collaboration among teachers। अब यहाँ एक बहुत अच्छी बात है, encourages interdisciplinary collaboration among teachers। इसका मतलब क्या है, interdisciplinary कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा जोर है। उसका मतलब क्या है भैया, एक सब्जेक्ट की नॉलेज जब दूसरे सब्जेक्ट में कोई काम आती है तो उसको बोलते हैं हम इंटरडिसिप्लिनरी। तो जब एक सब्जेक्ट की नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट में हम अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज नोन एज इंटरडिसिप्लिनरी। अब सारे टीचर बैठ के जब डिसाइड करेंगे कि जैसे हमें आर्ट वाले टीचर की मदद चाहिए, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाना है, इसी तरह स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाना है, तो एनकरेज इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन अमंग टीचर्स। थर्ड है बिल्ड्स शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। अब शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है,
when responsibility is shared among the team members and collective decision is taken, तो हमारी टीम बनती है। प्रमोट्स म्यूचुअल ट्रस्ट, रेस्पेक्ट एंड कॉपरेशन। जब हम टीम भावना से काम करेंगे तो नेचुरली हमारे अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट, रेस्पेक्ट और कॉपरेशन भी होगा। फिर है रिकॉग्नाइजेस अवर रिवार्ड्स टीम अचीवमेंट। जब हम टीम भावना से काम करेंगे डेफिनेटली वी विल एबल टू अचीव अवर गोल। व्हेन अवर गोल इज अचीव्ड इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अवर अथॉरिटीज। तो जब हम एक टीम की तरह काम करेंगे और हमारे एम सक्सेसफुली अचीव होंगे तो डेफिनेटली वी विल रिवार्डेड। इसके बारे में एनसीएफ क्या बोलता है? प्रमोट्स कोलैबोरेटिव वर्क कल्चर एंड स्कूल कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब है एनईपी में एक बहुत अच्छी बात बोली है, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस। वो क्या है? एक स्कूल जैसे एक रीजन के स्कूल कह लीजिए या आसपास के जो स्कूल हैं वो एक कॉम्प्लेक्स हब की तरह काम करेंगे। हम एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे के रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, तो दिस इज नॉन एज स्कूल शेयरिंग ऑफ स्कूल रिसोर्सेज इन कॉम्प्लेक्सेस। तो इससे कोलैबोरेटिव वर्क कल्चर डेवलप होता है। और एनसीएफ हम इसके बारे में क्या बोलता है? एनकरेजेस टीचर कोलैबोरेशन फॉर इंटीग्रेटेड लर्निंग। वही सेम बात। इसमें हम क्या करेंगे? ओपन कम्युनिकेशन होगा, पार्टिसिपेशन होगा, डिसीजन मेकिंग होगी और कॉन्शियस बिल्डिंग होगी। नेक्स्ट है अब हमारे पास जो है टीचर लीडर एज इनिशिएटर। इनिशिएटर का मतलब क्या होता है? हु टेक्स फर्स्ट स्टेप, जो पहला स्टेप लेता है, इनिशिएट करता है। तो इसी तरह इनिशिएट लीडर हमारा क्या इनिशिएट कर सकता है? आइडेंटिफाई नीड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन, आवर ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएट्स न्यू आइडियाज। अब आपने देखा होगा ना, हमने से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी जो क्रिएटिविटी है नहीं बताते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्रिएटिव टाइप के होते हैं, जो क्रिएटिविटी करते रहते हैं। जैसे कुछ एक कंप्यूटर के टीचर भी नहीं है लेकिन कंप्यूटर में क्या गजब का वो काम करते हैं। तो इसी को बोलते हैं क्रिएट्स न्यू आइडियाज एंड सेट इनोवेशन इनटू मोशन। इट मींस इनोवेशन को बढ़ावा देना, उसको मोशन में लाना। मोशन का मतलब कंटिन्यूअसली मेकिंग इनोवेशन। नाउ नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड स्मार्ट क्लासेस। इनिशिएटर क्या करता है? फर्स्ट इंट्रोड्यूस, देखो इनिशिएट करना है, दीज आर द एग्जांपल्स। हम कुछ भी इनिशिएट कर सकते हैं, जैसे इंट्रोड्यूस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड स्मार्ट क्लासेस, इनिशिएट स्किल्स डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स। ये कुछ भी इनिशिएट किया जा सकता है। हमारा मेन आइडिया क्या यहाँ है? क्रिएट न्यू आइडिया एंड सेट इनोवेशन इनटू मोशन। उसके लिए दीज आर द वेज: एनकरेज रिसर्च बेस्ड टीचिंग मेथड, स्टार्ट्स क्लब्स, जैसे हम लोग सभी करते हैं, हमारे यहाँ इको क्लब है, साइंस क्लब है, लिटरेरी क्लब है। प्रमोट्स कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटी। दिस इज द न्यू पॉइंट। अब जोड़ क्या है कि स्कूल को कम्युनिटी से जोड़ना है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे आजकल प्रोग्राम चल रहे हैं कि कम्युनिटी को कैसे जोड़ा जाए। तो इसीलिए इनिशिएट लेना है। तो लीडर क्या है? लीडर इनिशिएटर है। अब एनईपी क्या बोलती है इसके बारे में? फोकस ऑन इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। किस चीज पे फोकस करना है? इनोवेशन पे, क्रिएटिविटी पे, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पे। और एनसीएफ क्या बोलता है? स्पोर्ट्स एक्सपीरियंशियल एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग अप्रोचेस। एनसीएफ बोलता है वी हैव टू टेक इनिशिएटिव फॉर एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग एंड इंक्वायरी बेस्ड अप्रोचेस। तो इसमें जैसे हमारे यहाँ अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने नीचे लिखा भी है,
launching ATL labs, innovation club for students to develop problem solving skills। तो यहां तक ओके जी, किसी को कोई सजेशन या कुछ बोलना है, एडिशन करना है इसमें, या हम आगे चलें? अब नेक्स्ट, लीडर एज ए कोच एंड एज ए मेंटर। अब जब लीडर जो हमारा है वो कोच या मेंटर की तरह काम करेगा, तो उसके लिए देखो कोचिंग क्या करती है, हमारे दिमाग में सबसे पहले चीज आती है कि कोचिंग करती क्या है। तो बेसिकली with the help of coaching we will able to realize the students their full potential through guided support and constructive feedback। कि हम उनको सपोर्ट करेंगे, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे, कंटिन्यूअसली इंप्रूव करेंगे। कोचिंग का मतलब होता है पर्सनलाइज्ड वे में जाके गाइड करना बच्चे को। जब लीडर एज ए कोच का काम करता है, कंडक्ट्स क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक सेशंस। तो इंडिविजुअली कोई कुछ बोल रहा है क्या? शायद किसी का माइक ऑन रह मैं गया है। कहना चाहूँ? हाँ सर बोलिए प्लीज। हाँ बोलिए बोलिए। सर कोचिंग में जैसे स्पोर्ट्स में कोच होते हैं तो वो गेम की जो स्किल्स होते हैं उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे भी स्किल्स इम्प्रूवमेंट में रोल प्ले करते होंगे, जो भी अब टीचिंग सर। लर्निंग के स्किल्स अलग है। जी सर। हाँ बिल्कुल सर, थैंक यू सर। तो जैसे सर ने बताया, टू इम्प्रूव द स्किल्स, तो बच्चे के स्किल में इंप्रूवमेंट करना। बेसिकली कोचिंग का मोटिव क्या है? इंडिविजुअलाइज बच्चे को ऑब्जर्व करना, उसकी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक सेशन देना और उसकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट करना। दिस इज द मेन एम ऑफ द कोचिंग। ऑर्गेनाइज कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप एंड सेमिनार्स। Well, we are going to make capacity building workshops and seminars. Definitely it will help us. Encourage teachers to adopt student-centered teaching methods. In every workshop or seminar, or you can say training, हर जगह ये हाईली एम्फेस है कि भाई स्टूडेंट सेंटर टीचिंग करनी है आपको, ठीक है ना? तो स्पोर्ट्स टीचर्स in developing lesson plans and assessment strategies, to help the teachers to develop their lesson plans and assessment strategies। अब हमारे पास जो स्कूल में सब्जेक्ट कमेटी होती है, तो उसका काम क्या होता है? उसका काम यही है, to help the teachers to develop their lesson plan and tell them how to teach। सीनियर टीचर जूनियर टीचर्स को ये बताते हैं, प्रिंसिपल ऑब्जर्व करते हैं, वो भी बताते हैं कि आपको अपनी यहाँ पे सुधार की जरूरत है। प्रमोट्स रिफ्लेक्टिव डायलॉग अमंग टीचर्स। रिफ्लेक्टिव डायलॉग्स मींस, रिफ्लेक्टिव का मतलब हमने अभी पीछे पढ़ा था। तो क्या होगा कि जो डिसीजन हमने लिया और जो फीडबैक लिया उसमें कितना इंप्रूवमेंट किया, दैट इज रिफ्लेक्टिव। वो चीज हमारी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इसके बाद एनईपी क्या बोलती है इसके बारे में? एम्फेसाइज टीचर मेंटरिंग एंड कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसका मतलब है एनईपी बोलती है कि कंटिन्यूअसली प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर्स का होते रहना चाहिए। और एनसीएफ क्या बोलता है इसके बारे में? एनकरेजेस adoption of competency based pedagogy। It means we have to adopt competency based pedagogy। और उससे क्या होगा? competency based assessment होगा, competency based learning होगी। इसका एग्जांपल क्या है? प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेस ट्रेनिंग ऑन आईसीटी टूल्स लाइक गूगल क्लासरूम एंड डिजिटल कंटेंट क्रिएशन। दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कोचिंग।
इसके बाद नेक्स्ट, लीडर एज ए मेंटर, ए ट्रस्टेड advisor who shares experience, wisdom, and emotional support to guide professional journals. Mentor कौन होता है? Mentor who is trusted, experienced, wisdom, personality, who can emotionally support and guide the professional journey of the people. जैसे नए लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस होते हैं, नए टीचर रिक्रूट होके आते हैं, तो जो पुराने टीचर हैं मेंटर का काम करते हैं, प्रिंसिपल है मेंटर का काम करते हैं, उनको बताते हैं कि आप ये काम कीजिए, ये मत कीजिए, तो वो एडवाइज करते हैं उनको. तो गाइड्स टीचर्स इन करियर एडवांसमेंट एंड लीडरशिप रूल्स, एनकरेज पार्टिसिपेशन इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, encourage participation, to encourage them to participation in the trainings, provide emotional and professional support to the staff. जो स्टाफ है उसको इमोशनल प्रोफेशनल सपोर्ट. देखो आप लोगों ने अपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, जब भी कभी हमें जरूरत पड़ती है तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या हमारे सीनियर कलीग्स हमारी मदद के लिए, कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है तो हमारी सपोर्ट के लिए वो तैयार होते हैं. Help teachers adopt to curriculum reforms and new policies. और जो टीचर हैं, जब भी कभी नया करिकुलम आता है, एनसी पहले पॉलिसी बनेगी, फिर करिकुलम आएगा, फिर क्लासरूम में वो इम्प्लीमेंट होगा. तो जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस रिफॉर्म में न्यू पॉलिसीज को अडॉप्ट करने में मेंटर टीचर की मदद करता है. बिल्ड्स लीडरशिप कैपेसिटी अमंग टीचर्स, और टीचर्स के बीच में जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको डेवलप करता है मेंटर. दिस इज द ड्यूटी ऑफ द मेंटर. अब एनईपी क्या बोलती है इसके बारे में? मेंटरिंग सिस्टम सपोर्ट्स नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स. अब नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर हम सब ने पढ़ा है, उसमें टीचर्स की अलग अलग वो दी गई है, लेवल्स दिए गए हैं. तो उसमें मेंटरिंग कर करके एक लेवल से दूसरे लेवल पे टीचर को हमें शिफ्ट करना है. और एनसीएफ क्या बोलता है इसके बारे में? एनकरेज पीयर मेंटरिंग एंड कोलैबोरेटिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट. तो हमें पीयर मेंटरिंग करनी है, यानी कि एक दूसरे से मिलके आपस में एक दूसरे को मेंटरिंग करनी है, या सीनियर जूनियर को करेगा, और कोलैबोरेटिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है. अब इसमें एक एग्जांपल दिया है जो मैंने पहले भी आपको बताया, सीनियर टीचर मेंटर न्यूली रिक्रूटेड टीचर्स फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट एंड लेसन प्लानिंग. किसी को कुछ बोलना है प्लीज, कुछ ऐड करना हो तो. क्या आगे चल सकते हैं? जी सर. अब नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा वो है प्रोस्पेक्टिव्स ऑन स्कूल लीडरशिप. तो यहाँ पे हम इसमें इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट है इंस्ट्रक्शन लीडरशिप. अब इंस्ट्रक्शन लीडरशिप, सबसे पहले व्हाट आर द वेज ऑफ द इंस्ट्रक्शन लीडरशिप? फर्स्ट, improves teaching quality and learning outcome through curriculum supervision, assessment system and classroom monitoring. अब इंस्ट्रक्शन लीडरशिप का काम क्या है? जैसे इसका नाम ही है इंस्ट्रक्शन, इट मीन्स वी हैव टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन in the classroom to improve classroom teaching and quality of learning aligned with the curriculum. तो हमें टीचिंग जो क्वालिटी को इंप्रूव करना है, लर्निंग आउटकम जो बढ़ेगी, जो करिकुलम में लिखा हुआ है अकॉर्डिंगली हम उसको करेंगे, उसका कंटिन्यूअसली सुपरविजन होगा, फिर असेसमेंट होगा और क्लासरूम मॉनिटरिंग होगी. तो इससे क्या है, अल्टीमेट जो इंस्ट्रक्शन लीडरशिप है उसमें क्या है कि हमें क्लासरूम ट्रांजैक्शन को इंप्रूव करके क्वालिटी को सुधार करना है.
Instruction, a leadership style in which the school head focuses primarily on teaching and learning, curriculum, pedagogy, teachers development, students outcome. This is known as instructional leadership. अब इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप क्या होती है, शेयर रोल्स। बेसिकली मेन फोकस क्या है इसका, शेयर द रेस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग अमंग टीचर्स, coordinators and staff, not concentrated in one leader. इसका मतलब क्या है, concentrated in one leader? It means decision making power is decentralized, is given to the teacher. Autonomy is given to the teacher to teach in his classroom. वो अपनी क्लास में कैसे पढ़ाता है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिवाइड किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। उस टीचर्स में जैसे स्कूल की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एडमिशन डिपार्टमेंट किसी के पास है, एग्जाम डिपार्टमेंट किसी के पास है, फर्नीचर किसी के पास है, तो दिस इज नॉन एज व्हेन रेस्पॉन्सिबिलिटी इज शेयर्ड, दिस इज नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप। अब है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। जैसे इसका नाम है ट्रांसफॉर्म, इट मीन्स वी हैव टू ट्रांसफॉर्म आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। उसके लिए हमें करना क्या होगा, इंस्पायर इनोवेशन एंड चेंज। इनोवेशन करना होगा, चेंज करना होगा। इंस्पायर्स टीचर्स एंड स्टूडेंट टू हायर परफॉर्मेंस, हमें उनको मोटिवेट करना है कि हायर परफॉर्मेंस के लिए जाना है आपको। डिराइव्स इनोवेशन, इनोवेशन कंटिन्यूअसली वी हैव टू इनोवेट एंड ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन द स्कूल कल्चर। और जो स्कूल कल्चर है उसमें पॉजिटिव चेंज लाना है। जब पॉजिटिव चेंज आएगा ऑटोमेटिकली वी विल फील ट्रांसफॉर्मेटिव। अब एक एक करके इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं। इंस्ट्रक्शन लीडरशिप में क्या होता है, लीडरशिप फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड स्टूडेंट्स अचीवमेंट। इस तरह की लीडरशिप में हम क्या करेंगे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव करेंगे और स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को बढ़ाएंगे। और इसमें सबसे पहला हम क्या कर सकते हैं, फोकस ऑन इंप्रूविंग टीचिंग क्वालिटी एंड लर्निंग आउटकम। जितने भी ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं या जितने भी हमारे यहाँ इंस्पेक्शन हो रहे हैं, द मेन फोकस ऑफ ऑल दीज आर टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग आउटकम। आपने देखा होगा ना, सीबीएसई क्या कर रही है, हर साल कॉम्पिटेंसी बढ़ाती जा रही है। इस साल 50% है, नेक्स्ट ईयर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 60% आएंगे। तो क्या है, क्वालिटी बढ़ानी है जिससे लर्निंग आउटकम बढ़े। सुपरवाइज करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, इसका मतलब क्या है, वी हैव टू सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम, कि जो हमारे अकॉर्डिंग टू करिकुलम है वो चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। एंश्योर इफेक्टिव असेसमेंट एंड इवेल्युएट सिस्टम। अब देखो, सारा टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग का हमें कैसे पता लगता है, जब हम असेसमेंट करते हैं। और जो इवैल्यूएशन सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा तो हमारा एम पूरा नहीं होगा। प्रमोट्स इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स, मॉनिटर्स क्लासरूम प्रैक्टिसेस। तो दीज आर द टूल्स टू इंप्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसके बारे में एनईपी क्या बोलता है, एनईपी बोलता है फोकस ऑन एफएलएन एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। भाई इंस्ट्रक्शन लीडरशिप के लिए एनईपी बोलता है, बाय वे ऑफ इंस्ट्रक्शन लीडरशिप यू हैव टू फोकस ऑन एफएलएन एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। हमारा एम क्या है कि बच्चे को कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग और कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट में ओके होना चाहिए। फिर एनसीएफ क्या बोलता है, encourages activity based and experiential pedagogy। और एनसीएफ बोलता है competency based learning
कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट तभी सक्सेसफुल होगा जब आपकी लर्निंग एक्सपीरियंसल होगी, आपकी पेडागोजी जो है वो एक्सपीरियंसल होगी। तो अब इसका एग्जांपल क्या है? प्रिंसिपल रिव्यूज लेसन प्लान्स एंड ऑर्गेनाइजेस सब्जेक्ट एनरिचमेंट प्रोग्राम। अब लेसन प्लान को रिव्यू करेंगे कि कैसा पढ़ाया है, तो उसमें क्या है, जो सजेशन होंगे या अकॉर्डिंगली वी विल कैन कंडक्ट सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज इन द स्कूल। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप responsibilities share among vice principals, HMs, teachers, not concentrated only in the hands of the principal। इसका मतलब क्या है? We have to support the chair, we have to support the organization। तो responsibility shares की जाती हैं, ये एक आदमी के पास नहीं होती। कॉमर्स वाले साथी हमारे समझ रहे होंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन ऑल डिसीजन मेकिंग पावर्स हेड के पास होती हैं, वो किसी को इसमें सारे काम खुद से करता है, सारे डिसीजन खुद से लेता है, तो वो हो गया सेंट्रलाइजेशन। और जब वो डिसीजन मेकिंग पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, काम डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, एडमिशन इंचार्ज को बोल देता है आप अपने लेवल पे डिसीजन लीजिए, एग्जाम इंचार्ज को बोल देता है आप अपने लेवल पे डिसीजन लीजिए, दिस इज नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप और डिसेंट्रलाइजेशन। अब नेक्स्ट है इसमें, व्हाट आर द वेज? रेस्पॉन्सिबिलिटी अमंग टीचर्स, कोऑर्डिनेटर्स एंड कमिटीज। यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्स की गई है टीचर्स में, कोऑर्डिनेटर्स में और कमिटीज में। डिसीजन मेकिंग इज कोलैबोरेटिव, इट मींस सब मिलजुल के डिसीजन लेते हैं, इंक्लूसिव एंड कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। फिर है एनकरेज पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब क्या है? एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप में की सबसे बड़ी कमाल की बात यह है, यहाँ सबको चांस मिलता है अपनी बात बोलने का, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का। ट्रस्ट, एम्पावरमेंट, शेयर्ड विजन एंड पार्टिसिपेशन आर सेंट्रल। तो इसका क्या है? व्हाट इज द हार्ट ऑफ दिस कंसेप्ट? दैट इज ट्रस्ट, एक दूसरे पे विश्वास। एम्पावरमेंट, इसका मतलब उनको एम्पावर कीजिए डिसीजन लेने के लिए। शेयर्ड विजन, हमारा विजन है उसको, सबका साझा विजन है उसको शेयर कीजिए। एंड पार्टिसिपेशन आर सेंट्रल। नेक्स्ट है बिल्ड लीडरशिप कैपेसिटी, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। जब आप किसी को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे, वो काम नहीं सीखेगा, तो लीडरशिप की क्वालिटी कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगी। इम्प्रूव इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, जब आप किसी को काम दोगे ही विल फील अकाउंटेबल, उससे क्या होगा? इंस्टीट्यूशनल के लिए अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, आदमी इंस्टीट्यूशन के लिए सोचेगा। व्हाट डज एनएपी सेज? एनएपी बोलता है एनकरेज स्कूल कॉम्प्लेक्सेस एंड कोलैबोरेटिव लीडरशिप। कोलैबोरेटिव लीडरशिप का मतलब क्या है? कोलैबोरेट करके चलना, लीडर्स कोलैबोरेट करेंगे एक दूसरे से। स्कूल कॉम्प्लेक्स में जितने भी स्कूल्स हैं एक दूसरे से, जैसे हम देखो क्लस्टर लेवल पे कोलैबोरेट करके चलते हैं, कोई भी एक्टिविटी होती है क्लस्टर लेवल पे ऑर्गेनाइज जब हम करते हैं। एनसीएफ क्या बोलता है? प्रमोट शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट लर्निंग। और जो स्टूडेंट लर्निंग है, शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने शेयर की है किस चीज के लिए? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। इसका एग्जांपल है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर, सब्जेक्ट हेड्स एंड क्लब इंचार्जेस। यहां तक किसी को कोई सजेशन देना है या कोई कुछ बोलना है तो प्लीज। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप होती है। वो सर आगे आएगा। अच्छा, वो ट्रांसफॉर्मेशन से अलग होती है ना? हाँ, वो मैं दोनों चीजें बताऊंगा आपको। ट्रांसफॉर्मे देखो, आगे बताऊंगा, रुको एक बार थोड़ा सा आगे चलने दो।
वो क्या सर जैसे इंस्ट्रक्शनल इंस्ट्रक्शन जैसी है, थोड़ी मिलती जुलती है वैसे इंस्ट्रक्शन लीडरशिप है ना, वैसी ट्रांजैक्शनल। तो मैम कुछ क्वेश्चन चाहिए सर। सर एक क्वेश्चन है, जैसे बोलिए मान मैडम। लीजिए अभी आप बताया इंस्ट्रक्शनल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप, हाँ चीजों में एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बिल्ड मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इंचार्ज या साइंस डिपार्टमेंट का इंचार्ज हुआ, सोशल साइंस या मैथ का इंचार्ज हुआ, और जो मैम प्लीज, आई एम नॉट रीजन एबल टू हियर यू। पर्सनल। हेलो हेलो, हाँ मैडम, अब आवाज आ रही है, बोलिए। मैं ये कह रही हूँ, कोई पर्सन है जो इंचार्जशिप में है, किसी क्लब का है हाँ या किसी कमेटी का है, और उसके जी। बाद जो उसके साथ में मेंबर्स हैं उस कमेटी में या क्लब में, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, या जिस लेवल तक हाँ कोऑपरेशन होना चाहिए नहीं हो रहा है, जैसे हाँ केस बेस्ड में आ गया, उस कंडीशन में हाँ। इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप और ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप है वो इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर मैडम, सकता है? इसमें इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप रहेगी। अच्छा देखो, सुनो मैडम, आपको एक बात बताता हूँ। वी हैव टू बी पॉजिटिव। हम यहाँ पॉजिटिव चीजें डिस्कस करेंगे। वो एक अलग मैटर है कि किसी कमेटी में आप हैं और वो उस कमेटी में मेंबर्स हैं जो कॉपरेट नहीं कर रहे। दैट इज द डिफरेंट मैटर। है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप, इसका मतलब क्या है? एक आपके यहाँ लीडर होगा, वो जो भी हेड होगा कमेटी का उन लोगों से डिस्कस करेगा, ठीक है ना, काम बांटेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी बटेगी। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप। क्या आगे चल सकते हैं सर? फॉर्मेशन ऑफ अ स्कूल काउंसिल ऑफ स्टूडेंट्स, वो भी तो यही होगा ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, गुड एग्जाम्पल। हम बच्चों को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। क्या आगे चल सकते हैं? सर बढ़िया सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ सर बोलिए। इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, ये दोनों सर सेम ही, क्योंकि दोनों का फोकस सर टीचिंग लर्निंग क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है। हाँ Is it- दोबारा बोलिए सर, क्वेश्चन सर पूरा क्लियर नहीं है आपका, एक बार क्लियर नहीं हुआ, दोबारा बोलिए एक बार। मैं ये कह रहा था कि इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप में जो लीडर्स होंगे वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होंगे, क्योंकि सर जी दोनों का फोकस टीचिंग लर्निंग क्वालिटी को इम्प्रूव करना ही हाँ है। बिल्कुल। वही है। सर थैंक यू। ओके, चलिए अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। अब ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हमने शुरू में ही मैंने बताया था, ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म कब होगा? जब इनोवेशन होगा, हाई लेवल परफॉर्मेंस के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। ए लीडरशिप स्टाइल इन विच ए स्कूल लीडर इंस्पायर्स टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू अचीव हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, encourages innovation and brings positive change in school culture। एक लीडरशिप का ऐसा स्टाइल जहां टीचर्स को, स्टूडेंट को इंस्पायर किया जाए, रेगुलरली मोटिवेट किया जा रहा है टू अचीव हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, encourages to make innovation and bring change in school culture। What does it means? It means when you are able to bring positive change in school environment, definitely your goal will be achieved। Ultimate target क्या है हमारा? कोई भी स्कूल है या कोई भी लीडर है, उसका अल्टीमेट टारगेट क्या होता है? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब इसकी की प्रैक्टिसेस क्या है? डेवलप्ड ए शेयर विजन फॉर स्कूल इंप्रूवमेंट। डेवलप्ड ए शेयर्ड विजन। शेयर्ड विजन का मतलब क्या है? व्हेन वी आर गोइंग टू सेट ए विजन फॉर द स्कूल, इट शुड बी शेयर्ड। सब लोग मिलके स्कूल का विजन को तय करेंगे। एनकरेज कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग अमंग टीचर्स। कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग का मीन्स सब लोग मिलजुल के डिसीजन करेंगे। प्रमोट्स इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। प्रमोट्स इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स। इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स का, जब हम आजकल एक
कल्चर खत्म हो गया इन सर्विस कोर्सेज का। जब हम पहली बार, हमें याद है 2008 में साउथ में एक पहला इन सर्विस कोर्स करने के लिए गए थे, तो उस टाइम हमें बहुत सारी चीजें, नई चीजें सीखने को मिली थी, क्योंकि जो हमारे पुराने टीचर हैं, दे आर बंच ऑफ एक्सपीरियंसेस, बहुत एक्सपीरियंस उन लोगों को, और वो किसी टॉपिक को किस ढंग से पढ़ाना है, मैं किसी और ढंग से पढ़ाता हूँ, आप किसी और ढंग से पढ़ाते हैं, दूसरे लोग कोई और ढंग से पढ़ाते हैं, तो वहां पे हमें देखने को मिलता है, वहां पे हम सीखते हैं, इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स को सीखते हैं। और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, हाउ टू इंटीग्रेट द टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करते हैं। कोविड की वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला इस चीज से। क्रिएट्स ए पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल एनवायरनमेंट, और पॉजिटिव और इंक्लूसिव स्कूल एनवायरनमेंट बनता है इससे। फोकसेस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, दैट इज अवर अल्टीमेट एम, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। ड्राइव्स स्कूल इंप्रूवमेंट एंड सोशल चेंज, अब स्कूल में इंप्रूवमेंट होगा, सोशल चेंज भी होगा। प्रमोट्स इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी विल एबल टू promote inclusive and equitable education, develops positive school culture and encourage creativity। अब इसमें एग्जांपल क्या है? ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी सर्विसेज प्रोग्राम एंड अवेयरनेस कैंपेन्स टू ट्रांसफॉर्म स्कूल कल्चर। इट मीन्स वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द स्कूल कल्चर बाय वे ऑफ कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम्स। हम कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम्स करके बच्चों को, हमारी एनईपी में भी लिखा है, बच्चों को स्कूल से बाहर ले जाइए, सोसाइटी को दिखाइए, वहां की जो स्किल डेवलपमेंट है उनको दिखाइए, तो इससे क्या होगा? स्कूल कल्चर में चेंज आएगा। एनईपी क्या बोलता है इसके बारे में? फोकसेस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड इक्विटी इन एजुकेशन, तो इससे होलिस्टिक डेवलपमेंट और इक्विटी इन एजुकेशन पे फोकस होगा। दूसरा, एनसीएफ क्या बोलता है? एनकरेजेस डेवलपमेंट ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। तो हमें 21st जो सेंचुरी की जो स्किल्स हैं उनका यूज करना है, स्टूडेंट्स में वो डेवलप करनी है, क्रिएटिविटी को डेवलप करना है, कोलैबोरेशन को डेवलप करना है, कम्युनिकेशन को डेवलप करना है बच्चों के अंदर। तो ये तो था ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। अब एक हमारे साथी ने ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है, इन दोनों में थोड़ा माइनर डिफरेंस है। ट्रांजैक्शन का मतलब हाउ टू डील ए मैटर, हाउ टू ट्रांजैक्ट ए मैटर, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। तो उसमें थोड़ा सा मैं कल थोड़ा सा और देख के इसको ट्रांजैक्शनल को भी क्लियर कर दूंगा, या कोई साथी उसमें कुछ ऐड करना चाहे तो प्लीज बताइए। क्या आगे चला जा सकता है? जी सर, जी सर। अब ये मैंने तीनों का एक कंपैरिजन किया है जो आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा। देखिए, जैसे इंस्ट्रक्शनल का मीनिंग क्या है, यहाँ पे फोकस की चीज पे है, इंप्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और डिस्ट्रीब्यूटेड का शेयर लीडरशिप रोल अमंग द स्टाफ, और ट्रांसफॉर्मेशनल का ब्रिंग फंडामेंटल चेंज इन स्कूल कल्चर। अब मीनिंग हो गया क्लियर, इसका मेन फोकस या मेन जरिया क्या है जिसके जरिए हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं? पहला है इंस्ट्रक्शनल करिकुलम इंप्लीमेंटेशन असेसमेंट। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या करना है हमें? कोलैबोरेशन एंड शेयर डिसीजन मेकिंग। और ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या करना है? इनोवेशन, सोशल चेंज, होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब इसमें रोल ऑफ लीडर का रोल क्या होगा? इंस्ट्रक्शन में जो लीडर का रोल रहेगा वो एकेडमिक सुपरवाइजर एंड गाइड, और डिस्ट्रीब्यूटर में देखो ये रोल चेंज हो रहा है। अब नाउ द हेड विल फैसिलिटेट, हु डिस्ट्रीब्यूट्स रोल फैसिलिटेशन का
काम आ गया उनका। अब काम क्या करेंगे, फैसिलिटेटर का काम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रोल्स को, यानी कि यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करेंगे। फिर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशनल में विजनरी एंड चेंज एजेंट। विजन हाई रखेंगे, बेसिकली हियर द लीडर विल बी द कॉज ऑफ चेंज, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड चेंज एजेंट। अब डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रक्शन में क्या है, सेंट्रलाइज्ड, एकेडमिक फोकस्ड ओनली। इसका मतलब क्या है, ऑल डिसीजन विल बी टेकन इन दिस रिगार्ड बाय द प्रिंसिपल। और पार्टिसिपेटिव में क्या है, कोलैबोरेटिव में ऑल डिसीजन विल बी टेकन विद द पार्टिसिपेशन ऑफ कलीग्स एंड विद द कोलैबोरेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या है, विजन ड्रिवन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। वी हैव टू सेट द विजन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। टीचर का रोल क्या है, इंप्लीमेंट्स लीडर्स इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी। यहाँ पे जैसे हमारे रीजनल ऑफिस से या हेडक्वार्टर से जो भी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज आती है, वी हैव टू फॉलो, वी आर नॉट अलाउड टू डेविएट फ्रॉम देम। हाँ, कोई प्रोग्राम आता है उसको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, लेकिन जिस तरह से करने हैं वो हम अपने तरीके से कर सकते हैं। लीड्स रोल्स एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन, ये डिस्ट्रीब्यूटर में है। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या है, इनोवेट्स फॉर सिस्टमेटिक चेंज। अब की ऑब्जेक्टिव क्या है इंस्ट्रक्शनल का, बेटर लर्निंग आउटकम एंड टीचिंग क्वालिटी। और डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड टीम वर्क। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है टीम वर्क के साथ। और ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल। इट मींस देयर शुड बी विजन ऑफ स्कूल टू फॉर ए लॉन्ग टर्म गोल चाहिए यहाँ हमें। एनईपी और एनसीएफ फॉर एग्जाम्पल, ये तीनों में दिए हुए हैं। तो यहाँ जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इस कंपैरिजन से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। कोई सजेशन या कोई कुछ ऐड करना चाहे? सर ट्रांजैक्शनल लीडरशिप पे कुछ कह सकता हूँ क्या? हाँ सर प्लीज। सर ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का एग्जांपल अगर मैं सही हूँ तो, जैसे हम स्कूल प्रिंसिपल एज ए लीडर जो है वो अकेले तो काम नहीं करता है, उसके ऊपर कई अथॉरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट से कई पॉलिसीज पास की जाती है, जैसे एनईपी 2020 और एनसीएफ है। इसके अलावा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी कई पॉलिसीज बनाई जाती है। जब हम उनको इम्प्लीमेंट प्रॉपरली करते हैं स्कूल में, तो इस तरह की लीडरशिप को हम ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में काउंट कर सकते हैं एज एम ट्रू। बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो इसमें लिखा है चेंज एजेंट। जब कोई भी पॉलिसी टॉप लेवल पे बनती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पॉलिसीज। और वो कहां पे इंप्लीमेंट होती है, वो आके लोअर लेवल पे। हमारे हेडक्वार्टर में कोई पॉलिसी डिसाइड हुई, उसका इंप्लीमेंटेशन होगा हमारे स्कूल्स में। तो वी आर द एजेंट ऑफ चेंज। ठीक है सर। और पनिशमेंट का प्रावधान है क्या इसमें? रिवॉर्ड सर इसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट है। किसमें सर? पर्सनल में रिवॉर्ड और पनिशमेंट का प्रावधान है शायद, है ना? सर बिल्कुल सर, ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ हो सकता है सर, बिल्कुल। क्योंकि यदि सर आपने इसका पढ़ा है अगर हम इसको सही तरह से एक वर्ड में डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि ये एक डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड मैनेजमेंट स्टाइल है, क्योंकि टॉप टू डाउन या टॉप टू बॉटम हायरार्की है। उसमें जो भी हमारे पॉलिसीज या डिसीजंस जो टॉप टू बॉटम आते हैं, उनसे द सेम स्टेट हमें इम्प्लीमेंट करना होता है एज ए प्रिंसिपल। और उसके लिए हम रिवॉर्ड एंड पेनल्टी, जो भी हमारा डिफाइंड जो स्ट्रक्चर है या जो भी हमारा प्रोसीजर है, वो हम उसको अडॉप्ट करते हैं। तो इसलिए हम इसको डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड मैनेजमेंट स्टाइल भी कह सकते हैं। देखो सर, ये तो जो आप बोल रहे हैं ना, वो इंस्ट्रक्शनल में एक बार दोबारा पढ़िए, उसमें लिखा है सेंट्रल एकेडमिक फोकस्ड। इसका मतलब क्या है,
इसमें जो बिल्कुल पूरा का पूरा जो फोकस किस पे है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने पे। जो भी हेडक्वार्टर से इंस्ट्रक्शन आई, वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। और ट्रांसफॉर्मेशनल में तो सर हमें चेंज करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे हमारे कमिश्नर ने कोई विजन लिया है, अभी आप लोग भी सब अवेयर हैं कि सब जगह ये बोल रहे हैं कि भाई 75% से कम मार्क्स किसी स्टूडेंट के नहीं आने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये क्या है, ये विजन किसका है? हमारे हेडक्वार्टर का। और उसके लिए एजेंट किसको बनाएंगे? हम लोगों को, टीचर्स, आरओ को, स्कूल को, टीचर्स को। और उसमें जो रिवार्ड और पनिशमेंट वाली बात है सर, वो तो नेचुरली अच्छा करेंगे तो रिवार्ड मिलेगा, नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा हमें। सही कह रहे हैं हाँ। सर। माने ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या है ना कि अपने तक सीमित नहीं रखना है, बिल्कुल उसको बिल्कुल अपने सर। जैसा कर्मचारी को बनाना है। हाँ, हम्म। मैं समझता हूं कि काफी हद तक हमारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। क्या आगे चला जा सकता है? जी सर, जी सर। अब नेक्स्ट है हमारा विजन बिल्डिंग इन स्कूल लीडरशिप। What is the meaning of vision building? Vision building refers to the process of developing a clear, inspiring, and future-oriented direction for the schools. It helps guide all schools' activity towards achievement long-term educational goals. जो अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे. Basically, who is the policy maker? Top management is the policy maker. और पॉलिसी कहां पे इंप्लीमेंट होंगी? लोअर लेवल पे आके। तो विजन कौन बनाएगा? हेडक्वार्टर। विजन बिल्डिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए क्लियर, इंस्पायरिंग एंड फ्यूचर ओरिएंटेड डायरेक्शन फॉर द स्कूल्स। बेसिकली जो विजन होता है वो क्या है? दीज आर द क्लियर कट गाइडलाइंस, आपको यहां तक अचीव करना है। इट हेल्प्स guide all schools activity towards achievement long term educational goals. अब इसका एग्जाम्पल क्या है? टू क्रिएट रेस्पॉन्सिबल, क्रिएटिव एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर थ्रू क्वालिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, दैट इज अवर विजन। अब इंपोर्टेंस ऑफ विजन बिल्डिंग क्या है? प्रोवाइड्स क्लियर डायरेक्शन फॉर स्कूल्स एंड growth, development and growth. Clear cut direction is given for the development and growth, guides strategy, planning and daily decision making process. अब उस विजन को देख के देखो, सबसे पहले कोई विजन होता है, हाउ टू अचीव द विजन, वी हैव टू फ्रेम द स्ट्रेटेजी, वी हैव टू फ्रेम द प्लान फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल, फॉर द अचीवमेंट ऑफ विजन एंड डेली डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। Promotes innovation and continuous improvement culture. उससे क्या होगा? जब आप विजन की तरफ जाते हैं, जैसे अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? 100% रिजल्ट विद गुड पीआई, और उसमें और उससे ऊपर जाएंगे तो गोल क्या है हमारा? रिजल्ट भी 100% आना चाहिए, पीआई भी 100% आना चाहिए, और हमारे बच्चे जगह जगह सेलेक्ट होके हमारा नाम भी करें। और उसमें कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट कल्चर है। इस बार 5 बच्चे ने सीए का फाउंडेशन किया, नेक्स्ट जो हमारा बैच है वो 10 को करेगा। तो हमारा विजन जैसे जैसे हमारा अचीवमेंट बढ़ता जाता है, विजन भी हमारा चेंज होता जाता है। इसके बाद इंस्पायर्स कॉमन गोल अमंग टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। जो इंस्पायर्स कॉमन गोल क्या है? स्कूल का कॉमन गोल क्या है? दैट इज द 100% रिजल्ट। And every teacher is contributed, every student is contributing towards achievement of the vision goal of the school. अब हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? हम अपने सब्जेक्ट में रिजल्ट कम ना होने दें। तो अल्टीमेटली वी आर कंट्रीब्यूटिंग
towards achievement of organizational goal, align school activity with NEP educational policies. और जो educational policies की है हमारी, उसके अकॉर्डिंग हमने सारी एक्टिविटी करनी है. Strengthens accountability and build positive school culture. अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड विजन की? इट शुड बी क्लियर एंड सिंपल. हमारा जो विजन है बहुत क्लियर कट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, फ्यूचर ओरिएंटेड. जो विजन है हमारा कैसा होना चाहिए? इट शुड बी फ्यूचर ओरिएंटेड और इंस्पायरिंग मोटिवेटिंग. जो हमारा विजन है वो इंस्पायरिंग मोटिवेटिंग होना चाहिए. इट शुड बी रियलिस्टिक एंड अचीवेबल. हम बोलते नहीं नहीं भाई हर बच्चे के 90% मार्क्स आने चाहिए, हमें नहीं पता. दैट इज फार फ्रॉम रियलिटी. इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सिचुएशन अलग है, दिल्ली में सिचुएशन अलग है, साउथ में सिचुएशन अलग है और J&K में अलग है. तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता. तो जो हमारा जो विजन है ना, इट शुड बी रियलिस्टिक एंड अचीवेबल. सेकंड है अलाइंड विद नेशनल पॉलिसी. जो हमारा विजन है क्लियर कट, वी विल सेट द विजन एज पर द नेशनल पॉलिसीज. हमारा जो विजन है वो नेशनल पॉलिसी से अलाइन होना चाहिए. यहां तक किसी साथी को कोई चीज और ऐड करनी है तो प्लीज. हाँ सर, मैं ये कह रहा था ना, जैसे आपका, जैसे हम कहते हैं ना कि एक विजन है, एक मिशन है. विजन समझिए कि एक तरह से जैसे हम एक सपना देखा हमने, उसको जी सर. साकार करने के लिए जो हमने स्ट्रेटजी बनाई वो हमारा विजन मिशन बन गया. हाँ सही है ना सर? देखो सर, विजन बड़ा है और मिशन मेरे ख्याल उससे छोटा है. कोई और साथी इस बारे में कुछ बता पाएंगे? सर विजन को प्राप्त करने के लिए ही मिशन चलाया जाता है. हाँ बिल्कुल सर, मैं भी यही बोलना चाह रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा ये चाह रहा था कि कोई साथी सपोर्ट करे इस मामले में. तो सर आगे चलें क्या? यस सर, यस सर. अच्छा, अब व्हाट आर द स्टेप्स इन विजन बिल्डिंग? फर्स्ट है कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस. First of all, we will analyze the status of schools. We will conduct SWOC analysis to identify needs and opportunities. अब बिजनेस में ये हमने कॉमर्स में या बिजनेस में हमेशा पढ़ा है SWOT एनालिसिस. SWOT एनालिसिस का मतलब है वी हैव टू एनालाइज अवर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. लेकिन यहाँ SWOC का मतलब है यहाँ C का मीनिंग चेंज है केवल. ठीक है, तो C का मेन मीनिंग है चैलेंजेस. W का मतलब क्या हो गया? S का मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस. बेसिकली हमें अपने स्कूल को एनालाइज करना है. व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द स्कूल? सर इसको एक बार दोबारा से बता दीजिए सर. WO क्या था? S का मतलब स्ट्रेंथ, W का मतलब वीकनेसेस, O का मतलब अपॉर्चुनिटी, C का मतलब चैलेंजेस. वी हैव टू एनालाइज दीज 4 टर्म्स. हमें अपनी स्ट्रेंथ देखनी है, हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ क्या है. हमारे बच्चे गेम में बहुत अच्छे हैं, हमारे कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं. वीकनेस क्या है कि कुछ बच्चे ऐसी आदतों में चले गए हैं जिनको हम कोशिश कर रहे हैं वापस लाने की. और अपॉर्चुनिटी क्या है? हमारे बच्चों के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आगे बढ़ने की. और चैलेंज क्या है? कल्चर भी चैलेंज, सोशल कल्चर भी चैलेंज हो सकता है, एनवायरमेंट भी चैलेंज हो सकता है. तो these can be challenges. We have to analyze our situation of the school. That is the first step. Second step, stakeholders consultation, involving teacher, parents, students and SMC, school management committee members. Here we will call it
VMC, विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स थ्रू मीटिंग एंड डिस्कशंस। अब स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, इसका मतलब क्या है? स्टेक होल्डर्स का मतलब वो है जो उस इंस्टीट्यूशन से डायरेक्टली बिलोंग है करते हैं, सोसाइटी है, पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, VMC मेंबर्स हैं, वो लोग सब डिस्कस करके विजन को डिसाइड करेंगे कि हमारा क्या विजन होना चाहिए। हम अप्रैल के महीने में अपने स्कूलों का स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं, उसमें विजन को सेट करते हैं, तो वो यही है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई कोर वैल्यूज। वी विल आइडेंटिफाई, डिफाइन फंडामेंटल। श्वेता मैम कुछ पूछना चाह रही है, श्वेता धीमान मैम। हाँ जी मैडम बोलिए। सर वो स्वोट एनालिसिस में T इज द थ्रेट। हाँ, यहाँ पे उसको हमने C कर दिया, चैलेंज कर दिया। अच्छा ठीक है सर। स्कूल में मैडम स्कूल में थ्रेट नहीं होते ना, वी आर द पॉजिटिव पीपल। हाँ, उसको चैलेंज, वी आर टेकिंग इट एज चैलेंज इंस्टेड ऑफ थ्रेट। ठीक है सर, यही पूछना था। थैंक यू सर। वेलकम मैम। Define foundational values such as integrated, excellence, inclusive and responsibility. हम जो हमारी core values हैं, while deciding our vision, we have to keep in mind our core values. We have to inculcate the values among the students. फिर है draft vision statement. Next, create a clear, inspiring and future-oriented statement reflecting community aspirations. We have to draft, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारा विजन है वो क्या होना चाहिए? It should be clear, it should be motivating, inspiring, future oriented, it should be achievable. Next है communicate vision. Next, communicate vision. जब हमारा विजन बन गया, हमने डिस्कस कर लिया, दिस इज व्हेन वी आर एबल टू सेट अवर विजन, देन शेयर वाइडली विद ऑल स्टेक होल्डर्स, डिस्प्ले इन क्लासरूम, असेंबलीज एंड स्कूल डॉक्यूमेंट्स। वो हमारा विजन हर जगह होना चाहिए, क्लासरूम में, स्टेक होल्डर को। देखो ये क्या रीजन है कि हम हर जगह इस विजन को लिख रहे हैं, ताकि हर आदमी के दिमाग में हर टाइम वही चीज रहे। जैसे एडवर्टीजमेंट की एक बहुत अच्छी थ्योरी है, यदि आप कस्टमर के दिमाग से खेलना चाहते हैं तो अपने प्रोडक्ट को उसके आजू बाजू रखिए, रोज उसको दिखाइए एक बार, उसको जरूरत नहीं है फिर भी वो महसूस करेगा और खरीदेगा। तो वही थ्योरी यहाँ काम करती है कि वी हैव टू कम्युनिकेट विजन। उसको विजन जो हमारा है क्लासरूम्स में डिस्प्ले करेंगे, असेंबलीज में, ग्राउंड में डिस्प्ले करेंगे, स्कूल डॉक्यूमेंट्स पे डिस्प्ले करेंगे, ताकि वो हमारे दिमाग में रहे। नेक्स्ट है इंप्लीमेंट विजन। अलाइन ऑल प्लान्स, पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज विद द विजन, इंटीग्रेट इनटू स्कूल डेवलपमेंट प्लान। और हम क्या करेंगे? सारी की सारी ये चीजें कहाँ पे लिखेंगे? स्कूल डेवलपमेंट प्लान में। अब किसी को कुछ पूछना है यहाँ, या आगे चलूं, या कोई सजेशन? मैं ये तो नहीं कहूंगा पूछना है, कुछ ऐड करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। ठीक है सर। स्कूल प्लान वाला पॉइंट आपने बोला वो रिपीट कर देंगे प्लीज? कौन सा मैडम? स्टेक होल्डर? स्कूल डेवलपमेंट प्लान में इनकलकेट करेंगे अभी आपने बोला, तो उसको एक बार रिपीट कर देंगे? देखो मैम, इसमें आप पढ़िए, इसमें लिखा है अलाइन ऑल प्लान्स, पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज विद द विजन, इंटीग्रेटेड इनटू स्कूल डेवलपमेंट प्लान। इसका मतलब क्या है? जो हमारे प्लानिंग है, हमारी जो पॉलिसीज हैं और जो हमारी एक्टिविटी है और विजन है, वो सारे के सारे कहाँ पे होने चाहिए? हमारे स्कूल डेवलपमेंट प्लान में। इट शुड बी पार्ट ऑफ अवर स्कूल डेवलपमेंट प्लान। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लिखा हुआ है, वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस इन आवर स्कूल्स थ्रू स्कूल डेवलपमेंट प्लान। एनीथिंग एल्स? नहीं सर, थैंक यू सर। हेलो सर, ये जो हम पढ़ रहे हैं, हेलो सर। जी सर। ये क्या पढ़े? लीडरशिप स्टाइल है कि लीडरशिप थियरी है, क्या पढ़ नहीं रहे हैं सर,
हम पढ़ रहे हैं स्टेप्स इन विजन बिल्डिंग, हाउ टू बिल्ड ए विजन ऑफ स्कूल। हमारी जो थर्ड थर्ड पार्ट है ना, पहला पार्ट है लीडरशिप एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटर। सेकंड है पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप, और थर्ड है विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग एंड क्रिएटिंग ए स्कूल डेवलपमेंट प्लान। तो हम थर्ड पोर्शन पे चले गए हैं अभी सिलेबस के। अच्छा, एम आई राइट सर? ओके सर। Shall we move? यस सर। जी सर, जी सर। अच्छा, अब व्हाट डज एनईपी सेज? एनईपी क्या बोलती है विजन के बारे में, पॉलिसी प्रोस्पेक्टिव, स्कूल एग्जाम्पल, विजन के बारे में? वो बोलती है फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, इक्विटी एंड इंक्लूजन इन एजुकेशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग अप्रोच, innovation and creativity in curriculum, integration of technology in education। तो इसी तरह एनसीएफ क्या बोलता है, वो जो हम सारी चीजें पहले पढ़ चुके हैं सेम। अच्छा, इसके बाद एक अलग स्कूल एग्जाम्पल है, ए स्कूल क्रिएट्स ए विजन टू इम्प्रूव डिजिटल लर्निंग एंड स्टूडेंट्स इनोवेशन बेस्ड ऑन पॉलिसी गाइडलाइंस। तो एक स्कूल का विजन क्या है? पॉलिसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग डिजिटल लर्निंग हब बनाना, डिजिटल लर्निंग के लिए स्टूडेंट्स को प्रमोट करना, स्टूडेंट्स को इनोवेशन बेस्ड, जो पॉलिसी गाइडलाइन में है लिखा है कि भाई स्टूडेंट्स को इनोवेशन की अपॉर्चुनिटी देना। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? स्मार्ट क्लासरूम हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, लैब्स हमने बनाए हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हमारे यहाँ चल रही है, और कम्युनिटी आउटरीच लॉन्च्ड। अब इसमें अच्छा एक गोल सेटिंग फ्रेमवर्क है, वो थोड़ा सा मैं ज्यादा नहीं कर पाया हूं। इसमें जो हमारा गोल होते हैं, व्हाट आर द स्मार्ट गोल्स? एस का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। जो हमारे गोल होते हैं ना, गोल कैसे होने चाहिए? हाउ टू सेट ए गोल दैट इट शुड बी द स्पेसिफिक, और गोल को हम मेजरेबल, उसको हम मेजर कर पाए क्वांटिटीज में, क्वालिटी में। अचीवेबल, इट शुड बी अचीवेबल, गोल ऐसा ना हो कि जो अचीव ना हो पाए। फिर है रेलेवेंट, इट शुड बी रेलेवेंट एंड इट शुड बी टाइम बाउंड। गोल क्या क्या हो सकते हैं? एकेडमिक गोल हो सकता है, को करिकुलर एक्टिविटी गोल हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का गोल हो सकता है। तो ये है। हाँ, आज थोड़ा सा एक स्कूल डेवलपमेंट प्लान की भी पीपीटी है। यादव सर, क्या टाइम है अभी? अभी सर 10-12 मिनट है, अगर उसमें हो जाए तो कर लो। ज्यादा से ज्यादा 20 ही मिनट लगेंगे उसमें भी, तो करवा ही देते हैं सर। करवा लो सर। एक बीच में एक रिक्वेस्ट और है सभी साथियों से। एक मैंने अभी व्हाट्सएप ग्रुप का जो नया वाला लिंक शेयर किया ना, जिसमें नोट्स हम सब लोग नोट्स शेयर करेंगे, जिसमें सिर्फ नोट्स शेयर करेंगे, तो उसको ज्वाइन कर लें प्लीज। ओनली फॉर नोट्स रहेगा वो ग्रुप। करिए सर कंटिन्यू। सर ये गोल का जो अभी आपने स्मार्ट बताया, स्मार्ट का एक बार फिर से प्लीज रिपीट कर दीजिए तो। एक मिनट सर, एक मिनट दीजिए मुझे। स्मार्ट सर, आप एस नोट कर फॉर लीजिए। स्पेसिफिक, एन फॉर मेजरेबल, ओके ए फॉर अचीवेबल, और आर फॉर रेलिवेंट, और टी फॉर टाइम बाउंड। ये स्क्रीन पे थैंक यू सर नोट कर लीजिए प्लीज। थैंक यू सर। सर क्या स्कूल डेवलपमेंट की पीपीटी शो हो रही है आप लोगों को?
नहीं सर, वो आपने पुराने वाली पीपीटी शुरू कर दी सर। अच्छा, पुराने वाली शुरू होगी। एक मिनट सर, मैं थोड़ा सा इसको, बीच में हुई थी, फिर वापस आप इस पुराने वाली पे आ गए सर। एक मिनट। अच्छा, स्टॉप शेयरिंग करना पड़ेगा फिर होगा शायद। हाँ, नहीं, आप उस पीपीटी पे पर क्लिक यहाँ से कीजिए, ही उस पे होगा। लिखा आएगा शायद शेयरिंग दिस इंस्टेड ऑफ, ऐसा कुछ। एक मिनट सर, थोड़ा टेक्नोलॉजी में हम लोग है ना पीछे रह गए। कोई ना सर, अब आप ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में आ गए तो सारी कवर कर लेंगे। नहीं, एक मिनट सर, मुझे दोबारा शेयर करनी पड़ेगी स्क्रीन, इसको स्टॉप करके। नहीं, यादव सर सही कह रहे हैं भाई। अच्छा, चलो आप तो सर, सर आप काम लोगों की कैसे दुआ करवाना रही है तो। ये सोचिए। अरे विजय सर, बस अपना ऐसा ही चलता है, ज्यादा ज्यादा सोचता ही नहीं अब मैं। मैंने बहुत बढ़िया अपने दिमाग को सेट कर रखा है, ज्यादा आप सोचो नहीं मुझे। सेलेक्ट टैब में जाएं। देखना सर, अब शेयर हुई है? एक मिनट सर, हाँ हो गई सर, हो गई। होगी ना? जी, स्लाइड शो कर दो, उसके बाद से हो जाएगी कंटिन्यू। हाँ हाँ सर। एक मिनट। क्लियर स्टॉप स्टिक पेन, नहीं ये तो नहीं हुआ। आप स्लाइड शो करना चाह रहे हैं क्या सर? हाँ सर। ऊपर देखिए, ऊपर लिखा है ना स्लाइड शो, ऊपर की साइड। फाइल, होम, इंसर्ट, ड्राइव, डिजाइन, उसके आगे देखिए स्लाइड शो, एनिमेशन के आगे स्लाइड शो, या कीबोर्ड से F5 दबा दो। एक्चुअल मेरा जो लैपटॉप इसकी ना वो F5 वाली की काम नहीं कर रही है, वो प्रॉब्लम आ अच्छा, रहा है। ऊपर ऊपर लिखा है ना सर, देखो एनिमेशन के बाद स्लाइड शो। होम वाली लाइन में देखो, फाइल होम वाली लाइन में देखो। इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, नहीं नहीं, ट्रांसफर, ऊपर ऊपर एनिमेशन, और आई। ऊपर वाले टैब में देखो। सर अगर हाँ प्रॉब्लम आ हाँ, रही है तो ग्रुप पहले में पेन सेंड हटाओ कर सर, दो पेन कोई वाला और कर हटाओ पहले देता आप। है। अच्छा, एक मिनट सर, ये पहले पेन जो वाला आपने चूज पेन हो सेट रखा कर रखा है उसको हटाओ सर पहले। हाँ, एरो है। फॉर्म में आएगा, अब करो। हाँ, अब स्लाइड शो पे क्लिक करो। नहीं, अभी भी आपका पेन ही शो हो रहा है सर। पेन ही शो हो रहा है। हम्म, बॉटम में ग्लास के आइकॉन पे क्लिक करो, ये रहा। एक मिनट सर। हम्म, आपने जहां से पेन चूज किया था ना, उस पे वापस क्लिक कर दो। अरे भाई, ये तो गड़बड़ी हो रही है। एक मिनट, दोबारा मैं स्टॉप करके फिर दोबारा शेयर करता हूँ सर। स्टॉप प्रेजेंटिंग। सर अगर मैं कोई स्लाइड और शेयर। में सर प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रुप में शेयर कर दो, कोई और कर देता है प्रेजेंट इसको। एक मिनट मैम। ग्रुप में तो यादव सर ने ओनली एडमिन कर दिया है, मैं यादव सर को भेज देता हूँ फिर।
यादव सर, मैंने आपको पीपीटी भेज दी, एक बार प्लीज आप चला दीजिए। ठीक है सर, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अभी जो हम नया ग्रुप बना रहे हैं ना, वो इसीलिए बना रहे हैं सर, उसमें सिर्फ नोट्स जो भी साथी तैयार कर रहे हैं वो उसमें डालते जाए ताकि सबको काम आ जाए। और उसमें सिर्फ वही लोग ऐड हो रहे हैं जो क्लास रेगुलर ले रहे हैं। अच्छा हुआ सर आपने कल टोक लिया और मैंने इस बहाने थोड़ा सा पढ़ लिया, अदरवाइज मैं पढ़ता अब कम हूँ, टाइम ही नहीं ये सर मिलता। बस ये आप यही टाइम बात निकाल। है कि हाँ, कुछ टॉपिक अपने इस बहाने तैयार हो जाते हैं, वो भी अच्छे से तैयार हो जाते टाइम निकालना पड़ा सर। हैं। हाँ हाँ, निकाल के फिर बैठना पड़ा, फिर करना पड़ा। सही है सर। नहीं, आपने बहुत अच्छा टाइम निकाला और अच्छी स्लाइड बनाई है सर। थैंक यू सर, कोशिश की थी, बस टेक्नोलॉजी में तो पीछे हैं हम नहीं, लोग, लेकिन नहीं, काफी कोशिश अच्छी की बनी थी। है। सर ये इतने सारे शब्द उसमें जो याद स्कूल कैसे रहेंगे पेपर में? स्कूल डेवलपमेंट प्लान सुषमा में मैम, पता क्या है, ये तो पुरानी नॉलेज काम आ रही है। अभी तो इतना नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन पुराने टाइम का जो पढ़ा हुआ है वो काम आ रहा है। सर हम मैथ्स वाले ना ज्यादा वो शब्दों को रिवाइज याद हो जाता है ना सर, अच्छा करना। रहता है। बस सर ऐसा ही है, चलता रहेगा ऐसे ही कारवां। मैंने धर्मेंद्र भारद्वाज की बात पे, सर की बात पे बड़ा गौर किया था। एक दिन उन्होंने बताया था कि मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था पढ़ने का, और उस टाइम कोई साधन भी नहीं थे, और मैंने बिल्कुल टाइप कर करके, कंप्यूटर से टाइप कर करके, तब मैं दूसरों के लिए पढ़ाने के लिए पढ़ता था, तो मुझे भी याद हो जाता था। तो मेरे को उनकी ये बात बड़ी याद आ रही थी कल, और तुरंत यादव सर ने बोल दिया कि सर, कटारिया सर, आप भी कुछ ले लो। मैं ठीक है भैया, जो मेरा तैयार नहीं वही ले लेता हूँ। तो वही है सर, कुछ ना कुछ तो फायदा मिलता ही है ना एक दूसरे के साथ बिल्कुल पढ़ने का। बिल्कुल मिलता है सर, हाँ। सर जी इसमें स्कूल डेवलपमेंट का राइट में आ रहा था, वो अभी बताएंगे जो इसमें सर पीपीटी में है, रिसोर्स एलोकेशन था वो वाला, उसमें आएगा अभी पीपीटी में? तो स्मार्ट मैं के राइट में जो था। मैंने क्या किया है मैम, जो इग्नो है ना, इग्नो से तो ऊपर कोई नोट्स होता नहीं है। मैंने इग्नो के नोट्स की ही पीपीटी बना दी। तो मैं इसमें कोशिश करूंगा रिसोर्स कि आप, एलोकेशन एक आ रहा है स्कूल डेवलपमेंट में ना, वो भी आएगा पीपीटी में? नीड मैडम नहीं आया था। आएगा तो नहीं, नहीं आएगा हाँ, तो मुझे रिसोर्स एक मिनट एलोकेशन क्या था दीजिए। उसमें सर? वो रिसोर्स एलोकेशन टीम रोल तो ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन रिसोर्स एलोकेशन का मतलब ये है मैम, व्हेन यू आर प्लानिंग समथिंग, यू आर गोइंग टू प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अचीव द गोल। जैसे आपने प्लान किया है कि हमारे इस सब्जेक्ट का या पूरे स्कूल का 100% रिजल्ट होना चाहिए, उसके लिए रिसोर्स क्या है? हमारे टीचर रिसोर्स हैं। जब तक हमारे 100% वैकेंसीज फिलअप नहीं होंगी, हमारे क्लासरूम ट्रांजैक्शन ढंग से नहीं होगा, तो वी आर अनेबल टू अचीव अवर गोल। तो इसको बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन। ओके सर, ओके, थैंक बिल्कुल एक सही मिनट बात है सर, सर। एक मिनट, आई थिंक विजिबल है सभी को। एक मिनट दीजिए यादव सर। मुझे हाँ ऐसा सर। लगता है कि मैंने दो बनाई थी ये। एक बार थोड़ा नीचे चलिए इसमें। नहीं नहीं, ये नहीं है, एक मिनट, मैं क्षमा चाहूंगा। मैंने ये दो बनाई थी, मैंने गलती से आपको दूसरी भेज दी जो रॉ है। कोई ना सर, आप दो, वो भेज दीजिए। दो बनाई थी। अब वो हालांकि खुली दी हुई है। एक मिनट। ये लीजिए सर। ये ऐसे थी, वो रॉ थी, उसमें एक चीज कमियां थी, तो फिर मैंने इस पीपीटी में पूरी की है वो। ये अभी जो भेजी आपको, ये खोल लीजिए।
माफी चाहूंगा सबसे, थोड़ा सा डिले हो गया। कोई नहीं सर, कोई नहीं। कोई ना सर, ये सब चलता रहता है। बहुत अच्छा तैयार किया सर आपने। अरे नहीं मैडम, बस कोशिश ही की थी, आप लोगों के बहाने कम से कम मैं पढ़ लिया। बस मैं तो धन्य समझ रहा हूँ कि मैं कल क्लास में आ गया। और सर ये जो टॉपिक्स है ना, ये कभी इस स्वरूप में पढ़े ही नहीं थे, तो अभी आज देखने को मिल रहा है। जैसे इस तरीके से छोटे मैडम छोटे पार्ट्स में पॉइंट वाइज पढ़ सकते हैं। इनसे थैंक यू सर। इनसे क्वेश्चन आता है, जो जितने जी सर टॉपिक्स आते हम हैं पढ़ाते हैं क्वेश्चन आते हैं इनसे। और क्वेश्चन भी मैं जो एग्जाम दिए हैं प्रिंसिपल के, मैंने हमेशा थोड़ा सा तैयारी करके दिए हैं, तो बड़े क्वेश्चंस आए हैं इनसे। स्कूल डेवलपमेंट की क्वालिटी मेरे पास पड़ी थी। और एक थोड़ा सा मैडम किसने पूछा था वो शेयर वाला, वो रिसोर्सेज वाला, एक बार मुझे पूरा बता दीजिए, मैं भी बता दूंगा उसको। सर वो आपने रिसोर्स एलोकेशन बताया ना, आपने बता दिया वो तो। बता दिया, ठीक है मैडम, स्कूल ठीक है। में आपने बताया ना रिसोर्स एलोकेशन कैसे होगा। हाँ हाँ ठीक है, एक्शन ठीक जो हमने प्लानिंग की है उसको अचीव करने के लिए, जो गोल्स को अचीव करने, रिसोर्स टीचर्स को कैसे है। हम हाँ रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे, बिल्कुल, हाँ वही है वही है वही है कैसे मैम, वही टीचिंग वही लर्निंग। हाँ सेम थिंग। हाँ सर कर दीजिए इसका स्लाइड शेयर, ठीक है। ये मीनिंग ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लान, एम आई ऑडिबल? यस सर। What is a school development plan? It is a systematic plan for overall school improvement. तो जो हमारा स्कूल डेवलपमेंट प्लान है वो क्या है? ये है एक सिस्टेमेटिक प्लान। सिस्टेमेटिक का मतलब इट इज मेड इन ए सिस्टेमेटिक वे फॉर ओवरऑल स्कूल इंप्रूवमेंट। बेसिकली दिस इज ए प्लान टू improve the school. Identifies current status. It means we have to analyze our current situation, current needs and priority. हमारी क्या priorities हैं? Focus on improving teaching learning infrastructure and students outcome. What is the main focus of school development plan? Improvement teaching learning infrastructure and student outcome. Prepared collaboratively by school stakeholders. It means स्कूल जो डेवलपमेंट प्लान होता है वो कोलैबोरेटिवली, इसका मतलब है प्रिंसिपल अकेला नहीं बना सकता या टीचर अकेला नहीं बना सकता। इट इज ए कोलैबोरेटिव एफर्ट बाय ऑल स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। Introduction. A school development plan is a systematic collaborative plan prepared for the overall improvement of a school. It focuses, the main focus of school development plan is academic progress, infrastructure development and effective school मैनेजमेंट। जब भी हम स्कूल डेवलपमेंट प्लान ड्राफ्ट करते हैं तो हमारा मेन फोकस क्या होता है? एकेडमिक्स इज अवर मेन फोकस। और उस एकेडमिक्स प्रोग्रेस के लिए वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट्स व्हाई वी नीड टू डेवलप आवर इंफ्रास्ट्रक्चर and the management should be effective. In this way we will able to achieve our goals. Next slide please sir. What are the importance of school development plan? First, provides clear direction for school improvement. Basically it is a clear direction for the school improvement. इसका मतलब है हमारे सामने एक प्लान है, clearly we have to follow the plan, we have to make the efforts towards achievement of that plan. Promotes teamwork. Planning is done, and for the success of that plan we have to work in a team. जब हम टीम में काम करेंगे only then we will able to achieve our goal. Enhancing teaching learning quality.
स्कूल डेवलपमेंट प्लान का जो मेन फोकस है वो क्या है, टीचिंग लर्निंग जो क्वालिटी है उसको एनहांस करना। एनहांस कैसे होगा, जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, मेन फोकस क्या है, एकेडमिक्स, और उसके लिए क्या चाहिए हमें, इंफ्रास्ट्रक्चर। डेफिनेटली वी विल बी एबल टू एनहांस टीचिंग लर्निंग क्वालिटी। फिर स्ट्रेंथन्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। स्ट्रेंथन्स अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। अकाउंटेबल का मतलब आपका एक बच्चा फेल हो गया, आपका 2 बच्चा फेल हो गया, क्यों फेल हुआ, यू शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। यहां एक बड़ा डिफरेंस है रेस्पॉन्सिबिलिटी में और अकाउंटेबिलिटी में। अकाउंटेबिलिटी शिफ्ट नहीं की जा सकती, रेस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट की जा सकती है। मेरी कोई लायबिलिटी है, कोई काम मेरी जिम्मेदारी है, मैंने किसी दूसरे को दे दिया, अल्टीमेटली तो जिम्मेदारी मेरी है ना, वो आई एम, यदि उस आदमी ने वो काम नहीं किया तो अकाउंटेबल मुझे ही रखा जाएगा। इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। एडमिशन प्रोसेस क्या है, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये प्रिंसिपल की अकाउंटेबिलिटी है। और उसने प्रिंसिपल साहब ने क्या किया, एडमिशन इंचार्ज को डेलीगेट कर दी, भाई आप ये एडमिशन का काम देखिए। अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबिलिटी तो वो भी होगा एडमिशन इंचार्ज, लेकिन अल्टीमेट जो अकाउंटेबिलिटी है वो प्रिंसिपल साहब की ही रहेगी। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी शिफ्टेड, इट शुड बी ट्रांसपेरेंसी। चलिए नेक्स्ट सर, ऑब्जेक्टिव क्या है स्कूल डेवलपमेंट प्लान का, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सेकंड, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एंश्योर इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, improve student learning outcome and encourage participatory school management। तो ऑब्जेक्टिव क्या स्कूल डेवलपमेंट प्लान का, सबसे पहले इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन, जो हमारा एम है स्कूल का। दूसरा, इसमें मैंने जैसे आपको बताया था, हम एक एनालिसिस करते हैं, उसमें स्ट्रेंथ देखते हैं, वीकनेसेस देखते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं, चैलेंज देखते हैं, वो स्कूल डेवलपमेंट प्लान में डिस्कस करते हैं। हम एंश्योर करते हैं कि देयर शुड बी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंप्रूव स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। इट मींस जब हम सारा प्लान करके अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी पॉजिटिव रिजल्ट, तो लर्निंग आउटकम बढ़ेगा। एनकरेज पार्टिसिपेटरी स्कूल मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट सर, मेजर एरियाज ऑफ स्कूल डेवलपमेंट, एकेडमिक्स डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अच्छा, इसमें एकेडमिक्स में तो हमें सबको पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मीन्स हमारे जो टीचर हैं, हाउ टू डेवलप द रिसोर्सेज, उनका कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता रहना चाहिए। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज, जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पलाइन चलाई है, स्कूल में भी हम लोग काउंसलर रखते हैं, दैट इज फॉर स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज। स्टूडेंट्स की मदद के लिए काउंसलर रखे जाते हैं, स्पेशल एजुकेटर रखे जाते हैं, और उनकी बात सुनने के लिए हम लोग तरह तरह के अरेंजमेंट भी करते हैं। स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, स्कूल मैनेजमेंट नो डाउट एंड लीडरशिप। स्कूल मैनेजमेंट स्कूल डेवलपमेंट प्लान का एक मेजर एरिया है, क्योंकि मैनेजमेंट से ही सारी चीजें होंगी, बिना मैनेजमेंट और लीडरशिप के ये चीजें नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट प्लीज, फॉर्मेशन ऑफ, नाउ हाउ टू फॉर्म स्कूल डेवलपमेंट प्लान। सबसे पहले प्लान करने के लिए हमें टीम चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ प्लानिंग टीम। उस प्लानिंग टीम में हम सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करेंगे, एक प्लानिंग कमेटी बनाएंगे, उसमें प्रिंसिपल, टीचर्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी मेंबर्स और हमारे वीएमसी मेंबर्स या स्कूल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। सर नेक्स्ट प्लीज।
डाटा कलेक्शन। अब हमारी सबसे पहले टीम डिसाइड होगी, हमारी कमेटी बन गई, कमेटी फॉर स्कूल डेवलपमेंट प्लान। नाउ वी विल कलेक्ट द डाटा, क्योंकि कोई भी प्लानिंग जब हम करते हैं तो प्रीवियस डाटे को हम एनालाइज करते हैं, उसके बेसिस पे प्लान करते हैं। हम ये देखेंगे कि हमारी क्या कमी रही, उस कमी को पूरा करने के लिए प्लानिंग की जाएगी। फिर उसमें सबसे पहले कलेक्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टूडेंट्स एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस। भाई हाँ, पिछले हमारे एकेडमिक ईयर में हमारे पास कितने बच्चे थे, अटेंडेंस की क्या पोजीशन थी, क्या रिजल्ट रहा उनका, हमारे टीचर्स की क्या क्वालिफिकेशन है, हमारे पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं, और टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज हमारे पास क्या क्या है। बेसिकली वी विल कलेक्ट द डाटा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाटा हम आगे का प्लान करेंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब है नाउ द सिचुएशन एनालिसिस। वी विल एनालाइज द सिचुएशन। मैंने पहले ही आपको विजन के टाइम भी ये बात बताई थी। सेल्फ असेसमेंट, वी विल कंडक्ट सेल्फ असेसमेंट by identifying strength, weaknesses, opportunities and challenges। हम सारी चीजें देखेंगे, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेस है, क्या हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या हमारे चैलेंज हैं। लक्ष्मण सर कुछ पूछना चाह रहे हैं या कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर? चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड सेटिंग प्रायोरिटीज। अब हमारा काम क्या है, हमने एनालिसिस कर लिया, एनालिसिस में हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारी क्या क्या कमियां रही हैं पिछले साल, और हम उन कमियों को दूर करने के लिए क्या प्रायोरिटीज हमारी होंगी। की इश्यूज अफेक्टिंग स्कूल परफॉर्मेंस आर आइडेंटिफाइड, प्रायोरिटीज आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस एंड अर्जेंसी। चलिए नेक्स्ट। लक्ष्मण सर प्लीज आपका या तो कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो माइक म्यूट कर लीजिए सर प्लीज। फिर है गोल सेटिंग एंड एक्शन प्लान। नाउ इट्स टाइम टू डिसाइड द गोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन स्कूल विजन। अब हमारे पास विजन हो गया। नाउ सेट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। हाउ टू अचीव द मिशन, how to achieve the vision. For that we have to plan short term and long term goals. Now we will prepare a action plan to achieve short term and long term goals for the achievement of school vision. Now we will prepare action plan, and as per the action plan we will assign the responsibilities and set the timelines for activities. हम उन एक्टिविटीज को टाइमलाइन रखेंगे, हम 3 महीने में ये काम कर लेंगे, 6 महीने में ये काम कर लेंगे। दिस इज नॉन एज होल गोल सेटिंग एंड एक्शन प्लान। नेक्स्ट स्लाइड सर। नाउ हाउ टू इम्प्लीमेंट द प्लान। Activities mentioned in the action plan are implemented with the cooperation of teachers, staff, and community. Now we will implement the plan with the help of our staff and with the help of our VMC. अब प्लान इंप्लीमेंट कर दिया हमने, जो प्लानिंग की थी वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारा काम शुरू हो गया। दिस इज नॉन एज इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, हम प्लान कर लेते हैं लेकिन जब हम उस प्लान को मॉनिटर नहीं कर पाते, हम उसका कंट्रोल नहीं कर पाते, तो तब सिचुएशन बड़ी वर्स हो जाती है। हमने प्लान कर लिया बहुत अच्छा लेकिन उस पर कंट्रोल या चेक पॉइंट नहीं रखा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसके लिए मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द
plan. Regularly monitoring of the progress. We will monitor the progress regularly. Periodic review meetings. इस महीने में जैसे हम लोग मंथली टेस्ट करते हैं ना, हमारा विजन क्या था, हर बच्चे के 75% मार्क्स आए। रेगुलरली मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, हम हर महीने उसका टेस्ट कंडक्ट करेंगे, मंथली टेस्ट। और पीरियोडिक रिव्यू कर सकते हैं, हम मंथली रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द इवेल्युएशन ऑफ द रिजल्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल इवेल्युएट द रिजल्ट, एंड आफ्टर इवेल्युएटिंग द रिजल्ट वी आर इन ए पोजीशन टू प्रोवाइड ए फीडबैक। अब स्टेक होल्डर से टीचर फीडबैक दे सकता है, स्टूडेंट फीडबैक दे सकता है, पेरेंट्स दे सकते हैं, प्रिंसिपल सर दे सकते हैं, डीसी सर दे सकते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द फीडबैक। तो सबसे पहले मॉनिटरिंग हो गई, फिर रिव्यू होगा, इवैल्यूएशन होगा, और उसके बाद फीडबैक होगा। चलिए सर नेक्स्ट। हाँ जी, तो ये था आपका स्कूल डेवलपमेंट प्लान। तो मेरी तरफ से आज इतना ही। तो किसी साथी को कुछ बोलना है तो प्लीज। सर आपने बहुत अच्छा करवाया, लेकिन सर क्या ये मटेरियल ग्रुप में आप भेज दोगे ताकि एक बार रिवीजन हो सके? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था मैडम। प्रॉब्लम पता कहाँ आई है, ये मटेरियल सारा का सारा मेरे पास पीपीटी ये भेज दूंगा। सारा का सारा जो मटेरियल है ये एक्चुअली मैंने एक ऑनलाइन उसमें ग्रुप में डाल के पीपीटी क्रिएट कर ली, ठीक है। अब मेरे पास रॉ फॉर्म में है, वर्ड में ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा, और बढ़िया यूं कि एक भी लाइन चेंज नहीं होगी, पूरा वर्ड में आपको मिल जाएगा, वर्ड फॉर्मेट में मिल जाएगा। थैंक यू सर। कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। सुनील सर, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ जो नया बना है ना मटेरियल वाला। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है सर। किसी ठीक है साथी सर, का कोई बहुत सजेशन बहुत धन्यवाद सर। कोई सजेशन हो तो प्लीज बताइएगा। तो मैं कल थोड़ा सा कोशिश करके इसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, परसों के लिए इसके पास टॉपिक कंप्लीट तैयार और रेडी हो बता देना मेरे को। कल सर का कंप्लीट हो जाएगा तो परसों नई क्लास के लिए जो भी रेडी हो बता देना मेरे को। क्योंकि हो सकता है सर परसों से मेरी इवैल्यूएशन ड्यूटी आ जाए, मैं ज्यादा टाइम हाँ, पे हाँ, ना दे पाऊँ। कोई ना परसों सर, कोई मेरी ना। कल हाँ जितना कंप्लीट हो उतना कर लेंगे सर। नहीं, Almost सारा हो ही कर जाएगा, दूंगा सर, 3 पॉइंट बचे सारा ही हैं। कर हाँ, दूंगा, सारा ही कर दूंगा। आज मेजर पोर्शन तो मैंने कर दिया। हाँ,